Hello everyone. In the last class we have discussed about nouns और पिछली क्लास में जो नाउन के बारे में हमने डिस्कस किया था तो वहाँ हमने देखा था कि सिंगुलर नाउन जो है उनके साथ किस तरीके की जो वर्ब्स हैं वो यूज़ होती हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किस तरह की वर्ब्स यूज़ होती हैं और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ किस तरीके की वर्ब्स यूज़ होती हैं, एडजेक्टिव्स किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करेंगे जिनमें जनरली हमसे क्या होती है, मिस्टेक होती है और हम उसका क्या कर देते हैं, प्लूरल फॉर्म लिख देते हैं। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जो पढ़ते समय हमें इस तरह से लगते हैं कि इनका प्लूरल हो सकता है। तो उन अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, ताकि आप एग्जाम के अंदर वो जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको जब भी यूज करें तो आप उनसे संबंधित गलती ना करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। कुछ नाउन्स का क्या नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता है। और वो जनरली किस तरीके की नाउन होती है, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। आपको कल की क्लास में लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल नहीं होता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होती है, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ क्या यूज नहीं होता है, इनके साथ ए एन का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। पर आज हम कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं जिनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है और यूजुअली उनके अंदर गलती होती है। स्टूडेंट्स जो है उसका क्या बना देते हैं, उसका प्लूरल बना देते हैं एस या ई एस लगा करके। तो उसके अंदर एस या ई एस जो है वो नहीं यूज होगा, मतलब फर्दर उसका कोई प्लूरल होता ही नहीं है। तो हम देखते हैं उस वैसे नाउन्स को। तो देखिए, जैसे न्यूज, ठीक है, इंफॉर्मेशन, न्यूज का मतलब आप जानते हैं समाचार, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना। फर्नीचर, ठीक है, लकड़ी से बने हुए जो कुर्सी, टेबल, बेड, ये जो आर्टिकल्स आपके घर में होते हैं उनको एक साथ क्या बोलते हैं, कंबाइंडली फर्नीचर बोलते हैं। पेपर, ठीक है। इसके अलावा एडवाइस, ज्वेलरी, हेयर, वेस्टेज, बैगेज, लगेज, पोस्टेज, बिजनेस। तो बिजनेस का भी कई बार बिजनेसेस कर देते हैं लोग, तो बिजनेस का बिजनेस ही होता है। इसके आगे ई एस लगाने से गलत हो जाएगा, बिजनेस हो गया। नॉलेज, एविडेंस, अब इसका भी एविडेंसेस कर देते हैं कई बार। इसके अलावा देखिए, कन्फेक्शनरी, बेकरी, क्रॉकरी, पोएट्री, डस्ट, ब्रेकेज, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कॉस्ट, ग्रैटिट्यूड, वर्ड। तो ये जनरल ऐसे वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और इनका कभी प्लूरल नहीं होता है, इनका प्लूरल नहीं होता है और यूजुअली यहीं पर गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एडवाइसेस कर देंगे, पेपर्स, फर्नीचर्स, बैगेजेस, पोस्टेजेस, बिजनेसेस, ब्रेकेजेस, डस्ट, पोएट्री, क्रॉकरी। क्रॉकरी क्या होता है, जो कांच के बर्तन हम डाइनिंग के अंदर यूज करते हैं, खाने के अंदर यूज करते हैं, खाना खाने के लिए जो कांच से बने हुए, ग्लास से बने हुए बर्तन होते हैं। इसके अलावा बोन चाइना से बने हुए जो बर्तन होते हैं उनको बोलते हैं क्रॉकरी। कप हैं, ठीक है, टी सेट हैं, तो इनको क्रॉकरी बोलते हैं। पोएट्री आप सभी जानते हैं, पोएम, तो इसका भी कई बार पोएट्रीज कर देते हैं। डस्ट,
ब्रेकेजेस, वर्ड का वर्ड्स हो जाता है, ग्रैटिट्यूड का ग्रैटिट्यूड्स, कॉस्ट का बहुत यूजुअली लोग कॉस्ट यूज करते हैं, फ्यूल्स यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि इनका प्लूरल जो है वो नहीं होता है और इनके साथ ए और एन जो है जनरली यूज नहीं होता है। तो हम इसको सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गलतियां होती हैं। तो देखिए मैंने लिखा द सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड mesmerized me, mesmerized me। ठीक है, मैंने क्या लिखा, द सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड mesmerized me। दूसरा सेंटेंस में लिखती हूँ, आई want to have some confectionaries। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, there are 5 confectionaries on JLN रोड, एक रोड का नाम है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, आई वॉन्ट टू हैव सम कन्फेक्शनरीज, देयर आर 5 कन्फेक्शनरीज ऑन JLN रोड। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, सच आ बिहेवियर इज इनटॉलरेबल। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, द सीनरीज ऑफ, सीनरी बात हो रही है, द सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड mesmerized me। तो आप जब कहीं पर जाते हैं तो हम हिंदी में इस चीज को सोचते हैं, जैसे आप कश्मीर गए या स्विट्जरलैंड गए और वहां पे आपने बहुत सारे दृश्य देखे, तो आपके दिमाग में चलेगा दृश्यों के बारे में, और mesmerized क्या है, मंत्रमुग्ध। तो जो दृश्य हैं, ठीक है, कहाँ के, स्विट्जरलैंड के, उनसे आप क्या हो गए हैं, मंत्रमुग्ध हो गए थे। ठीक है, लेकिन इंग्लिश के अंदर सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सीनरी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीनरी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सीनरीज कुछ नहीं होता है, करेक्ट वर्ड क्या है, सीनरी है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है अपने आप में, और इसका प्लूरल जो है वो नहीं होता है। ठीक है, यूएन से मतलब है शॉर्ट में अनकाउंटेबल नाउन। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट टू हैव सम कन्फेक्शनरीज, आई वॉन्ट टू हैव सम कन्फेक्शनरीज। अब ये कन्फेक्शनरीज जो है ये इसके अंदर क्या है, गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कन्फेक्शनरी। अभी जो हमने लिस्ट बनाई थी, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कन्फेक्शनरी, इसका प्लूरल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कन्फेक्शनरी, तो ये गलत है। इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, कन्फेक्शनरी। अभी कन्फेक्शनरी होता क्या है, तो देखिए जो आप बिस्किट्स, टोस्ट्स, ये सब खाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक साथ इनको बोलते हैं कन्फेक्शनरीज। क्या बोलते हैं इन्हें, इन्हें कहा जाता है कन्फेक्शनरी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कन्फेक्शनरी का मतलब क्या होता है, जो बिस्किट्स, कुकीज वगैरह आप खाते हैं उनको बोला जाता है कन्फेक्शनरी। ठीक है, अब ये कन्फेक्शनरी जो है ये यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर होगा कन्फेक्शनरी। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, देयर आर 5 कन्फेक्शनरीज ऑन JLN रोड, देयर आर 5 कन्फेक्शनरीज ऑन JLN रोड। अब ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको लगेगा कैसे, यहाँ तो मैंने बताया कि कन्फेक्शनरी होता है, कन्फेक्शनरीज कुछ नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर कन्फेक्शनरीज कैसे करेक्ट हो गया। तो देखिए कन्फेक्शनरीज होते ही मतलब ही बदल जाता है। कन्फेक्शनरीज का मतलब है शॉप। क्या मतलब है, शॉप। किसकी शॉप, बिस्किट की, जहां पर बिस्किट मिलते हैं, केक्स मिलते हैं, ठीक है, जहां पर कुकीज मिलती हैं, टोस्ट मिलते हैं, कपकेक्स मिलते हैं, पेस्ट्रीज आपको मिलती हैं, तो वो क्या है, वो दुकानें जो है उनको हम बोलते हैं कन्फेक्शनरीज, जिनको आप आम भाषा के अंदर बेकरीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर आर 5 कन्फेक्शनरीज ऑन JLN रोड।
इसका मतलब क्या है, जेएलएन रोड पर 5 ऐसी दुकानें हैं जहां पर क्या मिलती है, बिस्किट, कुकीज, केक, टोस्ट, ये मिलते हैं। अब पहले सेंटेंस में आई वांट टू हैव सम कन्फेक्शनरीज, इसका मतलब तो ये कि आप दुकान को खाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये गलत होगा और यहाँ पर क्या होगा, सही वर्ड कन्फेक्शनरी आएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, सच अ बिहेवियर इज इनटॉलरेबल, ठीक है, इस तरह का बर्ताव जो है असहनीय है। इनटॉलरेबल का मतलब होता है असहनीय। तो बिहेवियर के आगे मैंने क्या लगा दिया है, आर्टिकल ए, ठीक है, जो अपने आप में कैसा आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं, कि इनके साथ ए एन का यूज नहीं होता है। तो बिहेवियर भी अपने आप में क्या है, बिहेवियर अपने आप में है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ ए जो है वो यूज नहीं होगा। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं और हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। I have written two, अब 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा, पोएट्रीज, है ना, 2 लिखा है तो हम क्या कर देंगे, आई हैव रिटन 2 पोएट्रीज यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखिए, ही हैज मच, he has many work to do, ठीक है। अब देखिए पहला सेंटेंस, आई हैव रिटन 2 पोएट्रीज यस्टरडे, क्या लिखा हुआ, आई हैव रिटन 2 पोएट्रीज यस्टरडे, कि मैंने कल 2 कविताएं लिखी है, तो इसलिए हमने पोएम का क्या कर दिया है, पोएट्रीज कर दिया है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये गलत हो गया है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि पोएट्रीज तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पोएम होगा, ठीक है। आई हैव रिटन 2 पोएम्स यस्टरडे, तब ये सही है। या आप लिखें आई हैव रिटन 2 पोएट्री यस्टरडे। अभी जो पोएट्रीज है इस सेंटेंस में गलत है, क्योंकि पोएट्रीज का अगर आप वैसे मतलब देखें तो पोएट्रीज अगर आपने लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, कविताओं का संकलन, ठीक है, कविताओं का संकलन। कविताओं का संकलन क्या होगा, जिसमें बहुत सारी कविताएं होती है, जिसमें क्या होती है, बहुत सारी कविताएं होती है। अब बहुत सारी कविताएं तो आप कल में नहीं लिख लोगे, और वो भी 2 संकलन, तो 2 कविताओं के संकलन लिखना जो है एक ही दिन में, मतलब कल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर पोएट्री वर्ड होगा, और या फिर आप पोएम्स लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं, कई बार इनके जो अर्थ हैं वो ही बदल जाते हैं जब आप इसके अंदर प्लूरल फॉर्म जो है इसका बनाने की कोशिश करते हो। अब देखिए, ही हैज मेनी वर्क टू डू, तो वर्क मैंने आपको बताया था क्या है, वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। देखिए यहां मैंने मेंशन करा है, अच्छा वर्क इसके अंदर हमने नहीं लिखा है तो अभी मैं इसमें मेंशन करती हूँ। देखिए वर्क जो है ये क्या है, ये भी अपने आप में अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो देखिए ही हैज मेनी वर्क टू डू, अब यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको याद हो तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी नहीं यूज होगा, क्योंकि मैनी का मतलब होता है संख्या में ज्यादा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होगा यूज, मच यूज होगा। मच का मतलब होता है मात्रा में ज्यादा। तो जिस चीज को हम नहीं गिन सकते हैं उसके लिए हम संख्या वाला जो मैनी वर्ड है वो यूज नहीं करेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, मच, क्या आएगा, मच, ठीक है। अब एक अगला सेंटेंस देखिए, जब हम वर्क की बात कर रहे हैं तो एक और सेंटेंस में लिखती हूँ, आई हैव रेड मेनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, आई हैव रेड मेनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। अब आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस जो है ये गलत है, पर ये सेंटेंस सही है। कैसे सही है, और यहाँ पे मैंने मैनी भी लगा दिया है। तो यहाँ पर ये जो वर्क्स है, इस वर्क्स का मतलब काम से नहीं है। वर्क का यूजुअल मीनिंग क्या होता है, काम, कार्य, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्क।
तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में तो लिखा है उसके पास काफी मात्रा में क्या है, बहुत सारा काम है उसके पास करने के लिए। दूसरे सेंटेंस में आई हैव रेड मेनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, तो जब इस वर्क का आपने वर्क्स लिखा है तो ये वर्क्स लिखते ही मतलब ही इसका चेंज हो गया है। अब ये ऐसा नहीं है कि कार्यों के बारे में बात हो रही है। अब क्या होगा, वर्क्स जब लिखा हुआ है तो वर्क्स जो है इसका मतलब क्या है, तो वर्क्स का मतलब होता है साहित्य लेख। क्या मतलब होता है, साहित्य लेख, या आप कह सकते हैं लिटरेचर राइटअप्स या नोट्स, ठीक है, लिटरेचर राइटअप। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई हैव रेड मेनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने शेक्सपियर के, या यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव रेड, तो मैंने शेक्सपियर के बहुत सारे जो लेख हैं, साहित्य लेख हैं, उनको पढ़ा है। तो वर्क्स जो है ये वर्क का प्लूरल नहीं है, बल्कि मतलब जो है, अर्थ जो है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, यहाँ पर बदल चुका है। इसके अलावा जो वर्क्स हैं, कई बार आपने देखा होगा आयरन वर्क्स, स्टील वर्क्स, कॉपर वर्क्स, तो जो कारखाने होते हैं उनके लिए भी वर्क्स जो है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो कारखाने जो होते हैं उनके लिए भी वर्क्स यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वर्क का प्लूरल दिखने वाला जो वर्क्स है उसका मतलब कार्य से कार्यों नहीं हो रहा है, उसका मतलब ही पूरी तरीके से बदल गया है। कारखाने या साहित्य लेख जो है वर्क्स का मीनिंग होता है। अब हम वर्क्स के बाद चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस, देखिए, द कॉस्ट ऑफ बैग इज टू हाई। मैंने क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ बैग इज टू हाई, कि जो कॉस्ट है किसकी, बैग की, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ जो कॉस्ट है ये कैसा है, प्लूरल है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और ये जो कॉस्ट है इसके साथ आप देख रहे हैं वर्ब भी जो है वो कैसी यूज हो रही है, सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। यहाँ पर ये जो कॉस्ट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कीमत। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रही हूँ कॉस्ट का कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन आपने तो कई जगह पर कॉस्ट का कॉस्ट लिखा हुआ देखा है, तो फिर वो क्या है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो कीमत है वो कीमत ही रहती है, कॉस्ट जो है किसी चीज की कॉस्ट कॉस्ट ही रहेगी, उसका कॉस्ट नहीं होगा। और ये कॉस्ट मतलब ये कीमत क्या है, जो आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके बदले जो अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, आप पे करते हैं, जो पैसा या रुपया आप पे करते हैं उस चीज को खरीदने के लिए, उसको क्या कहते हैं, कीमत कहते हैं। मान लीजिए आप एक फोन खरीदने जा रहे हैं, एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको 30,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो अमाउंट ऑफ मनी कितने हैं, 30,000, तो वो क्या है, उसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, और उसका कॉस्ट नहीं होगा। कहीं कहीं पर आप सेंटेंसेस के अंदर कॉस्ट लिखा हुआ देखते हैं तो वो कीमत का प्लूरल नहीं है, उसका अर्थ जो है वो कुछ अलग होता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्ट का एक और मतलब क्या होता है। तो देखिए सेंटेंस से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, शी हैज अचीव्ड सक्सेस बट एट the cost of a happy family life। देखिए मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, she has achieved success but at the cost of a happy family life। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो कॉस्ट है इसका अर्थ क्या है, और इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि उसने सफलता जो है उसको प्राप्त कर लिया, ठीक है, उसने सफलता प्राप्त की, पर जो कॉस्ट है वो क्या है, हैप्पी फैमिली लाइफ। तो उसने क्या खो करके, क्या गवा करके जो सफलता है उसको प्राप्त किया है, एक खुशहाल पारिवारिक जीवन। फैमिली लाइफ का मतलब पारिवारिक जीवन। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है उसका मतलब क्या हो गया है, उसका मतलब कीमत नहीं है, उसका मतलब हो गया है लॉस, ठीक है, नुकसान, पेनल्टी या डैमेज, ठीक है। तो कॉस्ट जो है उसका मतलब होता है लॉस, कि आपने कुछ खो दिया है, आपका बहुत नुकसान हुआ है किसी एक चीज को पाने के लिए, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है यहाँ पर इसका डिफरेंट मीनिंग है। तो ये कॉस्ट जो है इसको इस तरीके से भी यूज किया जाता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको कह रही थी कुछ सेंटेंसेस में कॉस्ट जो है वो कॉस्ट की तरह लिखा हुआ होता है। जैसे हम पिछला एग्जाम्पल लेते हैं,
द बैग कॉस्ट अराउंड $100। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? द बैग कॉस्ट अराउंड $100। इसका मतलब क्या है, जो बैग है उसकी लगभग कीमत कितनी होगी? $100 के बराबर। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट जो है ये नाउन नहीं है, ये क्या है यहाँ पर? ये वर्ब है। तो कॉस्ट जो है जब वर्ब की तरह यूज होता है तब कॉस्ट का कॉस्ट हो सकता है, लेकिन जब कॉस्ट अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म में आ रहा है तो उसका कॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। द बैग कॉस्ट अराउंड $100। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कॉस्ट जो है वो नाउन नहीं है। नाउन तो यहाँ पर क्या हो गया है? बैग हो गया है। और कॉस्ट क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के अंदर आप एस लगा सकते हैं, तो फिर ये फर्दर अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। इसके अलावा देखिए और हम देखते हैं, मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है द एस्टिमेटेड कॉस्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट आर टू हाई। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट आर टू हाई। अब ये क्या है? यहाँ पर कैसे कॉस्ट हो गया है? ये क्या वर्ब है? और यहाँ ये जो है वर्ब जो है कैसा आ गया है? प्लूरल वर्ब आ गया है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इस कॉस्ट का मतलब कीमत नहीं है। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेटेड, अनुमानित। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हो गया है लागत, तो अर्थ ही बदल गया है। अब ये कीमत नहीं है, अब ये क्या बन गई है? लागत। तो अनुमानित लागत जो है किसकी? विनिर्माण प्रोजेक्ट की। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण प्रोजेक्ट की, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लागत जो होती है, जैसे आपको कोई चीज बनानी है, मान लीजिए आपको मोबाइल बनाने हैं, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है और आप कह रहे हैं उसकी लागत जो है वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। तो जब आप मोबाइल बना रहे हैं तो उसमें एक ही तो आपकी कॉस्ट नहीं आएगी, एक ही खर्चा नहीं आएगा। मोबाइल जब आप बनाएंगे तो उसमें कई सारा खर्च जो है आपका होगा। जैसे आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, आपको मशीन लगानी पड़ेगी, फिर आपकी ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट होगी, आप लोगों को अपॉइंट करेंगे जो मोबाइल बनाएंगे, फिर आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट आएगी जो उस मोबाइल को बेचने का काम करेंगे, आपके पास एक रिसर्च एंड डिपार्टमेंट होगा, उसकी भी कॉस्ट, उसका भी खर्च होगा। तो ये बहुत सारे खर्च हैं यहाँ पर, तो उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम लागत कह रहे हैं। तो फिर जब यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वाला कॉस्ट, या जो हमने पिछले सेंटेंस में देखा था कीमत, वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे इनके प्लूरल फॉर्म्स वाले वर्ड्स बनते हैं तो उनका जो अर्थ है वो ही पूरी तरीके से बदल जाता है। इसी तरह से तो देखिए कॉस्ट को आप याद रखिए, बिजनेस एक्सपेंडिचर जो है उनके लिए कॉस्ट शब्द जो है वो यूज होता है। ठीक है, बिजनेस एक्सपेंडिचर के लिए ये वर्ड यूज होता है। इसके अलावा देखिए जैसे मान लीजिए आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है दे वर ऑर्डर्ड टू पे 50,000 रुपीज। ठीक है, दे वर ऑर्डर्ड टू पे 50,000 रुपीज इन कॉस्ट, कॉस्ट इन कॉस्ट्स। मैंने क्या लिखा है? दे वर ऑर्डर्ड टू पे 50,000 रुपीज इन कॉस्ट्स। अब इस सेंटेंस के अंदर फिर से मैंने कॉस्ट क्यों लगा दिया और इस कॉस्ट का मतलब क्या है? तो इस कॉस्ट का मतलब है लीगल एक्सपेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस कॉस्ट का मतलब क्या है? लीगल एक्सपेंस। तो जब भी कोई खर्चा होता है, ठीक है, कौन सा खर्चा? जब आप कोई केस लड़ते हैं और जब आप उस केस में हार जाते हैं तो कोर्ट जो है आपको ऑर्डर देता है ना, कुछ आप पे जुर्माना लगाया जाता है, तो वो जो जुर्माना है उसके लिए कॉस्ट शब्द जो है वो यूज होता है। तो दे वर ऑर्डर टू पे 50,000 रुपीज इन कॉस्ट। वाक्य में हमें पता चल रहा है कि ये जो है इनको जुर्माना भरने के लिए बोला जा रहा है। तो पेनल्टी के लिए भी, जुर्माने के लिए भी, लीगल एक्सपेंस जिसको हम कहते हैं उसके लिए भी कॉस्ट जो है उसका यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कॉस्ट जो है वो किस तरीके से यूज हो सकता है? तो आपने कई सेंटेंस में लिखा हुआ देखा होगा एट द कॉस्ट, सॉरी, एट
एट एनी कॉस्ट। तो ये अपने आप में एक ईडीएम है। क्या है ये? ईडीएम है। ठीक है, ईडीएम की तरह यूज होता है किसी भी कीमत पर। एट द कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सॉरी, एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी कीमत पर। जब आपको कोई चीज चाहिए होती है, चाहे उसके लिए आपको कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, तो आप लिखते हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, चाहे जो हो, कोई चीज आपको चाहिए तो आप वहां पे यूज करेंगे एट एनी कॉस्ट। तो ये ईडीएम है। आप सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस का एग्जाम्पल इसके अंदर देखिए, आई वॉन्ट टू बिकम an RAS officer at any cost. I want to become an RAS officer at any cost. ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है? मैं आरएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ किसी भी कीमत पर, चाहे जो भी हो, चाहे दोस्त नाराज हो, चाहे फैमिली से कनेक्शन कट हो जाए, चाहे मूवीज देखने को ना मिले, चाहे कुछ भी कॉस्ट क्यों ना चुकानी पड़े, पर मुझे आरएस ऑफिसर बनना है, किसी भी कीमत पर बनना है। ठीक है, चाहे कुछ भी बदले में क्यों ना गंवाना पड़े। और सेंटेंस क्या हो सकता है? आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर अगला जो सेंटेंस है वो क्या है? मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मेरे को सक्सेसफुल बनना है किसी भी कीमत पर, अब चाहे वो गलत रास्ते अपना करके हो या सही रास्ते अपना करके हो। तो ये ईडीएम की तरह भी जो कॉस्ट है उसका यूज होता है। तो हमने कॉस्ट के बारे में क्या देखा? कॉस्ट जो है उसका मतलब लीगल एक्सपेंस भी होता है। कॉस्ट का मतलब बिजनेस के अंदर लागत भी है, और कॉस्ट जो है वो वर्ब की तरह भी काम आता है, तब ये कॉस्ट होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्ब की तरह यूज हो रहा है या बिजनेस में लागत की तरह यूज हो रहा है या फिर ये लीगल पेनल्टी की तरह यूज हो रहा है और आपने सोचा नहीं ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, कॉस्ट का कॉस्ट कैसे हो सकता है, और उसको आप करेक्ट करें और आपका आंसर जो है वो गलत हो जाए। और कॉस्ट का मतलब लॉस से भी है, जो आप किसी एक चीज को पाने के लिए कुछ खोते हैं। इसके अलावा कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब कीमत से भी है। अब हम चलते हैं आगे और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे मैंने लिखा द प्रेसी शुड नॉट exceed the word limit। एक सेंटेंस ये है, और मैं आपके सामने लिखती हूं द प्रेसी शुड नॉट exceed 50 words। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखिए, मैंने क्या लिखा है? द प्रेसी शुड नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। कि जो प्रेसी है, संक्षिप्तीकरण जो आपको करना होता है, इंग्लिश के अंदर प्रश्न आता है 10 नंबर का, उसको वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? वर्ड लिमिट से। ठीक है, जो शब्द सीमा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? द प्रेसी शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रेसी है वो 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 शब्दों में ही होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ जो मैंने कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स लिखे हैं वहां पर मैंने वर्ड लिख दिया है। आप तो क्वेश्चन पेपर में देखते हो, आंसर द क्वेश्चन इन 50 वर्ड्स, आंसर द क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स। तो जब वर्ड का वर्ड्स होता है तो फिर मैंने ऐसा क्यों कहा है, तो उसके पीछे एक रीजन है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब वर्ड का मतलब शब्द है, वर्ड का मतलब क्या है? शब्द है। ठीक है, शब्द है, तब वर्ड का प्लूरल क्या हो सकता है? वर्ड्स हो सकता है। और वर्ड्स का मतलब हो जाएगा शब्दों। ठीक है, जब आप लिखना चाह रहे हैं शब्दों तो हो जाएगा, ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो ये वर्ड जो है जब इसका मतलब सिर्फ शब्द से है तब उसका प्लूरल या सिंगुलर हम कर सकते हैं। लेकिन वर्ड के और भी कई मीनिंग होते हैं। जब वर्ड अलग शब्द या शब्दों से अलग मीनिंग के रूप में यूज किया जाए तो फिर जो वर्ड है वो वर्ड्स नहीं होगा। जैसे अभी हमने कॉस्ट में देखा था, कॉस्ट का कॉस्ट करते मतलब ही जो है अलग हो गया है।
बिल्कुल उस तरीके से वर्ड के केस में भी होता है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द प्रेसी शुड नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब उसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पे भी वर्ड का मतलब शब्द ही है। अभी मैंने आपको कहा कि जब शब्द लिखा हुआ है तो उसका शब्दों हो सकता है और उसको हम प्लूरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये वर्ड ही क्यों है, तो उसके पीछे कारण है। देखिए जो लिमिट है इस सेंटेंस में ये नाउन है। क्या है ये नाउन है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द प्रेसी शुड नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। ठीक है, तो ये जो नाउन है यहाँ पर ये लिमिट है, और इस लिमिट का एडजेक्टिव बनकर के कौन आया है, इस लिमिट का एडजेक्टिव बनकर के आया है ये वर्ड। कौन आया है, वर्ड आया है। ठीक है, तो ये जब वर्ड है ये इस नाउन का एडजेक्टिव बन के आया है। हालांकि वर्ड अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ड यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। किसके रूप में यूज हो रहा है, एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में यूज हो रहा है। किसके विशेषण के रूप में, इस नाउन के विशेषण के रूप में हो रहा है। तो ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, जब भी कोई नाउन एडजेक्टिव के रूप में यूज हो, नाउन के एडजेक्टिव के रूप में यूज हो, तो वो आप हमेशा कैसे यूज करोगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस को, नीचे वाले को हम बाद में देखेंगे, पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब कोई नाउन किस रूप में काम आ रहा है, एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में वाक्य के अंदर प्रयोग में लाया गया है, तो वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, उसको और अच्छे से समझिए। जैसे मैंने लिखा, शी इज सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर। क्या लिख दिया है यहाँ पर, शी इज सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर। ऐसी गलतियां होती है। ही इज सफरिंग फ्रॉम आईज इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखो कैंसर यहाँ पर क्या है, कैंसर एक बीमारी का, एक रोग का नाम है, और ये नाउन है। नाम है ना, इसलिए क्या हो गया, ये नाउन है। अब देखिए कैंसर नाउन है, और इस नाउन का विशेषण एडजेक्टिव क्या है, कौन सा कैंसर हुआ है, उसको कौन से कैंसर से ग्रसित है वो। ठीक है, तो देखिए इस कैंसर का एडजेक्टिव है ये लंग्स। क्या है, एडजेक्टिव है ये लंग्स। अब लंग्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये दो होते हैं, सबके शरीर में दो फेफड़े होते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्लूरल, यहीं पर गलतियां ज्यादा होती है, तो इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर ये प्लूरल यूज नहीं होगा, ये क्या होगा, लंग होगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, शी इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर। तो बॉडी के कई सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो दो होते हैं, उनमें हम ऐसी गलतियां करते हैं। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम आईज इन्फेक्शन, तो आईज नहीं होगा, वो आई होगा, क्योंकि इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा संक्रमण है, आंख का। तो आई जो है वहां पर एडजेक्टिव की तरह काम में आ रही है, किसके, इन्फेक्शन के। तो जब वो एडजेक्टिव की तरह काम में आ रहा है शब्द, तो वो नाउन जो है जब वो एडजेक्टिव बना हुआ है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। जो चीज यहाँ पर देखी हमने पिछले सेंटेंस के अंदर वर्क वाले केस में देखी। और देखिए और क्या गड़बड़ हम करते हैं, जैसे मैंने लिखा, ही इज अ 10 years old boy। बिल्कुल इसी तरीके से बोलते हैं, ही इज 10 years old boy, है ना। तो अब आप देखिए बॉय कौन है यहाँ पर, इस सेंटेंस में नाउन है, मतलब इसका क्या है, वह एक 10 साल का लड़का है, उसकी उम्र बताई जा रही है। बॉय यहाँ पर नाउन है, बॉय नाउन है। ठीक है, अब ये जो नाउन है इसकी विशेषता क्या है, वो जो लड़का है वो कितने साल का है, उसकी विशेषता यहाँ पर बनके ईयर, जो अपने आप में नाउन भी है, लेकिन यहाँ किस तरह से काम में आ रहा है, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में काम में आ रहा है। किसके रूप में काम आ रहा है, एडजेक्टिव के। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ईयर्स। और हम इसी तरह से बोलते हैं, शी इज 5 years old, ही इज 10 years old। बिल्कुल गलत है, ये ईयर होगा। तो ये सेंटेंस कैसे सही होगा, ही इज 10 year old boy, क्योंकि बॉय का एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, ईयर है। तो ईयर हमेशा यहाँ पर सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। तो ये बोलने में हम गलतियां करते हैं, इसलिए गलतियां कैसे होती है, लिखने में भी हमसे हो जाती है। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम वापस पिछले सेंटेंस पे, पिछली स्लाइड पे। तो देखिए, द प्रेसी शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स।
अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड जो है वो कोई एडजेक्टिव के रूप में काम नहीं आ रहा है जैसे पहले सेंटेंस में आया था। यहाँ पे वर्ड जो है वो अपने आप में कैसे काम में आ रहा है, नाउन के रूप में काम में आ रहा है, उसका मतलब शब्द से है, तो उसका प्लूरल जो है बिल्कुल हो सकता है, और ये इसका प्लूरल हमने यहाँ पर किया, तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे वर्ड के ही हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ही इज मैन ऑफ वर्ड्स। दूसरा सेंटेंस में लिखती हूं मे आई हैव अ वर्ड विद यू इन प्राइवेट, ठीक है। और देखिए we received word of her death। तो यहां पर क्या लिखा है, he is man of words। अब यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है या सही है, बोला ज्यादातर लोगों को मैंने इसी तरह से बोलते देखा, ही इज मैन ऑफ वर्ड्स, शी इज मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा, वर्ड होगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में ही इज मैन ऑफ वर्ड्स जो लिखा हुआ है, इसका वर्ड मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड है इसका मतलब शब्द नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्रॉमिस। जब आप किसी को जुबान देते हो उसी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह क्या है, जुबान का पक्का है, ही इज मैन ऑफ वर्ड। तो वहां पर वर्ड्स कभी नहीं होगा, वहां पर वर्ड होगा, और यहाँ पे वर्ड का मतलब शब्द से नहीं है, यहाँ पर वर्ड का मतलब जुबान से है। तो जब भी आप सेंटेंस के अंदर वर्ड को जुबान या प्रॉमिस के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा वर्ड लिखा जाएगा, वर्ड्स कभी नहीं होगा। अब देखिए, मे आई हैव अ वर्ड विथ यू इन प्राइवेट, अ वर्ड विथ यू इन प्राइवेट। तो देखिए यहाँ पर अ वर्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर इस वर्ड का मतलब है परिचर्चा, जिसे हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं शॉर्ट कॉन्वर्जेशन, ठीक है, शॉर्ट कॉन्वर्जेशन, बातचीत। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मे आई हैव, क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो तब जब आप वर्ड लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए जो है ये यूज होगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो आर्टिकल्स है उनका यूज नहीं होता है, लेकिन जब आप सेंटेंस के अंदर वर्ड का मतलब, आपके वर्ड का मतलब कॉन्वर्जेशन से है, छोटी मोटी बातचीत से है, परिचर्चा से है, तो उसके पहले आप आर्टिकल अ जो है उसको यूज करेंगे। तो ये कैसे यूज होगा, मे आई हैव अ वर्ड विथ यू इन प्राइवेट, तो ये नाउन है और इसका वर्ड्स कभी नहीं होगा। आप इसको इस तरह से नहीं कहेंगे कि भाई किसी से हमें अकेले में बात करनी है तो एक ही शब्द तो नहीं बोलेंगे, कई सारे शब्द बोलेंगे, तो चलो वर्ड्स लिख देते हैं, तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। मे आई हैव अ वर्ड विद यू इन प्राइवेट, ठीक है। अब ये देखिए, वी, अगला सेंटेंस, वी रिसीव्ड वर्ड ऑफ हर डेथ, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर इस वर्ड का मतलब है मैसेज से। किससे मतलब है, मैसेज से। तो वर्ड का मतलब मैसेज भी होता है, वर्ड का मतलब शॉर्ट कन्वर्सेशन भी होता है, और वर्ड का मतलब प्रॉमिस भी होता है। तो प्रॉमिस, कन्वर्सेशन या मैसेज के रूप में आप जब भी वर्ड को लिखेंगे सेंटेंस में, तो उसको वर्ड्स कभी नहीं लिखेंगे, वर्ड्स वो तभी लिखा जाएगा जब उसका मतलब शब्द है, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या लिखा है, वी रिसीव्ड वर्ड ऑफ हर डेथ, इसका मतलब है कि आपको, हमें सूचना जो है मिल गई है उसकी मृत्यु की। तो यहाँ पर जो वर्ड है उसका मतलब मैसेज, सूचना, इंफॉर्मेशन से है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं और हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट आज हम देख रहे हैं वो है वन हु बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। वन हु बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंट्री, वह व्यक्ति जो दूसरे देश से है,
ठीक है। तो जैसे हम भारत के अंदर रह रहे हैं और हम दूसरे देश के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, हमने इमिग्रेंट और एमिग्रेंट तो देखा था, उसके अलावा क्या वर्ड उनके लिए यूज होता है, तो उनके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है एलियन। कौन सा वर्ड यूज होता है, एलियन। ठीक है। तो दूसरे देश के जो नागरिक हैं या हम कह सकते हैं दूसरे देश से बिलोंग करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलियन। पॉलिटी में आपने जो वर्ड है इसका यूज देखा होगा। अब देखिए, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम देखते हैं क्या बोलेंगे अभी। समवन हु अटैक्स फर्स्ट वो हो जाता है अग्रेसर। क्या हो जाता है, अग्रेसर। उसको बोलते हैं आक्रमणकर्ता, आक्रमणकर्ता, आक्रमणकर्ता। तो समवन हु अटैक्स फर्स्ट उसको क्या बोलेंगे, अग्रेसर बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, टू फॉर्मली गिव अप, जो औपचारिक रूप से किसी चीज को छोड़ दे, मान लीजिए पद है उसको छोड़ दिया, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज करेंगे एब्डिकेशन। ठीक है, एब्डिकेशन। तो एब्डिकेशन का मतलब क्या है, औपचारिक रूप से त्याग देना। तो कोई चीज उसको अगर फॉर्मली किसी ने छोड़ दिया है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एब्डिकेशन, औपचारिक रूप से त्याग देना। देखिए ये वर्ड जो है कितने काम के हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और आपको कम शब्दों का यूज करते हुए ज्यादा फैक्ट्स उसमें लिखने हैं तो वहां ये वर्ड जो है आपको काफी काम आएंगे। और अगर इंग्लिश में डायरेक्टली इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो करेक्ट आंसर पे आपको सीधा 1 नंबर मिलेगा, और 2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 2 करेक्ट पे सीधा 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। देखिए, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, तो जो धार्मिक स्नान होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, तो उसके लिए बोलते हैं एब्ल्यूशन। क्या बोलते हैं, एब्ल्यूशन। किस तरीके का वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है एब्ल्यूशन। अब ये जो एब्ल्यूशन है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धार्मिक स्नान। क्या बोलते हैं, धार्मिक स्नान। तो ये चीज भी याद रखिए। अब देखिए अगला सेंटेंस, गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, मतलब किसी चीज पर बल देना, किसी चीज पर जोर देना, तो उसके लिए जो वन वर्ड यूज होगा वो होगा एक्सेंचुएट। क्या यूज होगा, एक्सेंचुएट। ठीक है। एक्सेंचुएट का मतलब है जोर देना, किसी एक चीज पर जोर देना। तो आप किसी नीति के बारे में लिख रहे हैं, उसके उद्देश्य लिख रहे हैं आप, तो आप वहां ये एक्सेंचुएट शब्द यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि वो किस चीज पर बल दे रही है, वो जो नीति है उसका जो उद्देश्य है, उसका मुख्य जो फोकस है, मेन फोकस जो है वो क्या है। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। अगला देखिए, ऐसी किसी चीज की मात्रा जो ज्यादा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, अबंडेंस। अब ज्योग्राफी में अगर आप मान लीजिए पानी के लिए लिख रहे हैं, झीलों के लिए लिख रहे हैं, तो वहां पर क्या यूज करोगे आप, पेट्रोल जो है उसके रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप लिख सकते हो अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा के अंदर कोई चीज होती है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं अबंडेंस। अब देखिए, हेल्पर इन रॉन्ग डीड और क्राइम। ठीक है। तो जो सह अपराधी है उसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, सह अपराधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सह अपराधी को इंग्लिश में कहते हैं अकम्प्लिश। क्या कहते हैं, अकम्प्लिश। तो अकम्प्लिश का मतलब हो गया सह अपराधी। ठीक है, सह अपराधी। तो सह अपराधी हो गया अकम्प्लिश। अब देखिए, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक ही व्यक्ति की सरकार हो, एक ही व्यक्ति जो है उसकी सरकार है, बस उसी की चलती है, तो ऐसी सरकार को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी सरकार को हम कहेंगे ऑटोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी जनता की सरकार, वैसे ऑटोक्रेसी क्या है, ऑटोक्रेसी हो गया एक तंत्र, एक ही व्यक्ति की सत्ता, तो उसके लिए आप कहेंगे ऑटोक्रेसी। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा व्यक्ति, उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, जो सरकार द्वारा बनाए गए सारी कानून व्यवस्था को नष्ट करना चाहता हो। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम जो शब्द यूज करेंगे वो है एनार्किस्ट।
एनार्किस्ट। क्या यूज करेंगे? एनार्किस्ट। अब देखिए अगला सेंटेंस, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। अगर एक देश के अंदर सरकार ही नहीं है तो वैसी जो व्यवस्था हो गई है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे एनार्की। ठीक है, एनार्की का मतलब हिंदी में हो गया अराजकता। तो आपको अराजकता लिखना है तो आप एनार्की यूज करेंगे, और आपको लिखना है ना अराजक, जो अराजकता फैलाते हैं उनके लिए आप लिखेंगे एनार्किस्ट। ठीक है, तो ये आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। आई होप ये आपको क्लास अच्छे से समझ में आई है, और आप और रिवीजन करिए। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे आपको और अच्छे से जो है चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं इनकी भी आप प्रैक्टिस करिए जो आज हमने देखे। आज हमने देखा एलियन, अग्रेसर, एब्डिकेशन के बारे में, एब्ल्यूशन, एक्सेंचुएट, इसके बाद हमने अबंडेंस, अकम्प्लिश, ऑटोक्रेसी, एनार्किस्ट और एनार्की, ये वर्ड्स जो है आज हमने देखे। थैंक यू सो मच।